हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। पहले की तरह अब बीच बीच में हम आंसर राइटिंग भी करते रहेंगे। और आंसर राइटिंग की इम्पोर्टेंस क्या है मुझे शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको अच्छे से मालूम होगा कि आंसर राइटिंग मीन्स एग्ज़ाम को क्रैक करने में अच्छे नंबरों के साथ कितनी अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। क्योंकि जब तक आप डेली आंसर राइटिंग नहीं करेंगे, एक आंसर तो डेली लिखिए। और यूट्यूब पर यदि कहीं पर भी 10-5 मिनट का लेक्चर आंसर राइटिंग का मिल जा रहा है तो आप इसको ज़रूर देखिए। 10-5 मिनट क्या होता है, खाना खाते समय, इधर उधर घूमते समय भी देख सकते हैं। लेकिन हाँ, देखते समय थोड़ा सीरियस रहिए कि आंसर को कैसे सिखाया जा रहा है, इंट्रो कैसे लिखना बताया जा रहा है, मेन बॉडी कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, उत्तर का पूरा प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, राइटिंग स्टाइल कैसे होनी चाहिए लिखने की। तो इन सब पे गौर करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ मेन बॉडी के जो पॉइंट होते हैं उसमें किस तरह से कोई इंडेक्स हुआ, उदाहरण हुआ, सेकंड यासी की रिपोर्ट हुई, कुछ भी ऐसी आंकड़े या तथ्य उदाहरण जिससे पॉइंट की वैल्यू बढ़ जाती है, जिससे आपके नंबर बूस्ट हो जाते हैं, तो उन सब चीज़ों को बहुत ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूरत है। ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट ये पूछते हैं कि मान लीजिए कोई क्वेश्चंस 10 नंबर का है तो कहते हैं कि 10 में 10 क्यों नहीं मिलते, 10 में से 9 क्यों नहीं मिलते। तो डियर, अभी आयोग के ही द्वारा 60% से ज़्यादा नंबर नहीं दिए जाते। मतलब आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं तो 60%, 10 का 6 नंबर, मतलब 10 में से 6 नंबर से ज़्यादा आपको नहीं मिल सकते। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं, 60, वो भी मतलब 5.5 6 इतने नंबर मिल जाते हैं यदि खूब अच्छा आप लिख रहे हैं तो ये शायद डाउट आपका भी क्लियर हुआ होगा। तो ये सब थोड़ा ध्यान रखिए। और दूसरा कि आपको, यदि आप डेली आंसर लिखते हैं, लिखते हैं और प्रॉपर गाइडेंस के साथ, तो आप बहुत कम समय में अपने आप को इम्प्रूव कर ले जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका कहना रहता है कि उनके पास शब्द बहुत हैं, मतलब एक टॉपिक पे उनके पास 4 से 5 हज़ार शब्द हैं, लेकिन 150 शब्द को जो डिलीवर करना है आंसर में वो नहीं आ पाते। तो आप प्रॉपर गाइडेंस जो दिया जा रहा है उसको देखिए। और जब इस तरह से डेली आंसर राइटिंग आप करेंगे तो एक टाइम के बाद आपकी टाइमिंग लिखने की जो 1 घंटे लग रहे हैं वो कम हो जाएंगे और आप अच्छे से कंटेंट भी डिलीवर करना सीख जाएंगे। वो भी तब जब आप डेली आंसर राइटिंग करते हैं, वो भी प्रॉपर गाइडेंस के साथ, राइट। तो ये जो प्रश्न आप अभी अपने मतलब स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको मैंने 2 दिन पहले टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया। ये प्रश्न को वहाँ पे डाला था, अपलोड किया था और कहा था कि जो भी इसका आंसर लिख के भेजेगा मैं उसको चेक भी करूँगा, और जिनकी कॉपी लगेगी कि उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है यूट्यूब पे, वो कॉपी लेके मैं डिस्कस भी करूँगा। खैर, बहुत कम रिस्पॉन्स उसका रहा। फिर भी आज मैं खुद इस प्रश्न को यहाँ पर मतलब लिया हूँ और डिस्कस करेंगे कि इसका एक बेहतर आंसर क्या हो सकता है। आईएएस 2016 में प्रश्न पूछा गया है, इजी प्रश्न है। यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत इजी होते हैं। जो आयोग को पूछना होता है उस प्रश्न में स्पष्ट समझ में आता है कि हाँ, इस पर चर्चा करनी है। लेकिन जो यूपीएससी के प्रश्न होते हैं उसमें कई सारे पक्ष छिपे होते हैं। ओके, खैर, मतलब ये प्रश्न जो है बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है। तो सबसे पहले मैं कई बार इसके पहले की भी कई आंसर राइटिंग कराते समय इस चीज़ को बोला हूँ कि प्रश्न पढ़ने के बाद तुरंत माइंड में हिट होना चाहिए कि कौन कौन से पक्ष इस मतलब आंसर में शामिल होंगे। ये आपको प्रश्न पढ़ने के बाद समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए तो है उद्देशिका, सॉरी, उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। क्या वर्तमान परिस्थितियों में प्रतिरक्षणीय है? डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रियम्बल, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमटेंसेज। तो अब प्रश्न पढ़ने के बाद उद्देशिका में शब्द, ध्यान रखिएगा, उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर, मतलब एक पक्ष तो ये समझ में आ रहा है कि उत्तर में एक पक्ष होगा कि गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा करनी है। गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा करनी है। क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे का मतलब कौन, ये विशेषण क्या वे प्रतिरक्षणी हैं? मतलब दो, हाँ, पैरा तो क्लियर हो रहा है कि 2 पैराग्राफ, एक होगा विशेषण से संबंधित होगा, एक प्रतिरक्षणी है। क्या वह विशेषण प्रतिरक्षणी है, ये तो बताना है। लेकिन अब आती है इंट्रो की बारी। तो इंट्रो में क्या लिखे? तो इंट्रो में क्या हो सकता है, यहाँ पर इंट्रो 2 तरह से देख सकते हैं। पहला,
कि उद्देशिका में शब्द गणराज्य के साथ जुड़े, गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण, मतलब गणराज्य यहाँ पर अपनी अलग ही वैल्यू रख रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि गणराज्य को परिभाषित कर सकते हैं प्रेम्बल को बैकग्राउंड में रखते हुए, प्रस्तावना को थोड़ा प्रस्तावना की पृष्ठभूमि में हम गणराज्य को परिभाषित कर सकते हैं। यह आपने लक्ष्मीकांत पढ़ा हो तब भी इसकी अलग और भूमिका सोची जा सकती है। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्टूडेंट की अलग भूमिका हो सकती है, दूसरे की अलग हो सकती है, तीसरे की अलग हो सकती है, चौथे की अलग हो सकती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा किसी चीज़ को बार बार पढ़ते हैं तो उसमें कई सारी नई चीज़ें बार बार सीखने को मिलती हैं, और ये जब चीज़ें आपके साथ होती हैं तो आप लगातार बेहतर की स्थिति में होते जाते हैं। तो यहाँ पर जो ये भूमिका लिखी गई है ये भी ठीक है। यहाँ पर एक अलग और भूमिका सजेस्ट की गई है कि इस संदर्भ में भी लिखा जा सकता है, ये भी ठीक है, राइट। तो इसका मतलब है कि भूमिका इंट्रो जरूरी नहीं कि सबकी एक जैसी हो, सबकी अलग अलग हो सकती है। फिर इसके बाद निष्कर्ष में क्या होना चाहिए, अभी पूरा जब हम इंट्रो पढ़ लेंगे मेन बॉडी में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आंसर को हम 3 पार्टों में बांटते हैं, राइट, 3 पार्टों में बांटते हैं। एक इंट्रो हो गया, दूसरा मेन बॉडी, ओके, और फिर इसके बाद कंक्लूजन होता है। अब मेन बॉडी में ही आप गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा करेंगे। मतलब इंट्रो के बाद एक पक्ष कौन सा बन रहा है मेन बॉडी में, प्रत्येक विशेषण, और दूसरा कौन सा बन रहा है, क्या ये प्रतिरक्षणीय है, दूसरा ये बन रहा है। फिर इसके बाद कंक्लूजन। कुल मिलाकर के उत्तर में कितने पैराग्राफ बन रहे हैं, एक इंट्रो बन रहा है फर्स्ट पैराग्राफ, फिर मेन बॉडी में 2 बन रहे हैं, फिर इसके बाद कंक्लूजन है, राइट। कुल मिलाकर के 4 पैराग्राफ में पूरा आंसर लिखा जाएगा। पूरे आंसर को देखिए, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए तो जो भूमिका लिखी गई वो क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित गणराज्य शब्द, ठीक है। ये मतलब ये भी भूमिका ठीक है, लेकिन बहुत हल्की मान सकते हैं इसको, फिर भी गलत नहीं कहेंगे इसको भी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित गणराज्य शब्द का अर्थ है कि राज्य का प्रमुख हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर निश्चित समय के लिए सत्ता में आता है। राज्य का प्रमुख हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर, ये भारत में है, ये भारत में स्थिति है, जबकि यूएसए में प्रत्यक्ष रूप से चुन करके आता है। तो ये भारत की स्थिति को इन्होंने बताया है। भूमिका बहुत लंबी ना हो तो इसलिए बहुत ही विस्तार नहीं दिया गया है कि यहाँ पर राज्य का प्रमुख गणराज्य का मतलब प्रत्यक्ष रूप से चुन करके जो राज्य का प्रमुख होता है वो सत्ता में आता है। तो यहाँ पर भारत के संदर्भ में इन्होंने लिखा है कि हमेशा अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर निश्चित समय के लिए सत्ता में आता है, निश्चित समय के लिए 5 साल, ओके। अब यहाँ पर आप प्रियम्बल को देखें जरा, यदि प्रस्तावना को पूरा आपने पढ़ा हो तो देखिए जरा, 1 मिनट। प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं। वो मूल तत्व कौन से हैं, संविधान के अधिकार का स्रोत, एक ये है प्रस्तावना में संविधान के अधिकार का स्रोत। प्रस्तावना बताती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिग्रहित करता है, राइट। भारत की प्रकृति कैसी होगी, भारत की राज्य व्यवस्था की प्रकृति कैसी होगी, भारत संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश होगा। इसकी भारत के पॉलिटिकल जो नेचर है, राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था का जो प्रकृति है वो ऐसी होगी, वो संप्रभु होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक होगा, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश होगा। संविधान का उद्देश्य क्या होगा, उसका उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य हैं। संविधान लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 की तिथि का उल्लेख करती है। तो ये 4 मूल तत्व हैं। यदि आप प्रस्तावना में नज़र डालें तो हम भारत के लोग, ये पहला है, पहला मूल तत्व। दूसरा, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये दूसरा है। न्याय, स्वतंत्रता, समता, ये तीसरा है। और 26 नवंबर 1949 ये चौथा है, राइट। अब आप देखें तो जो दूसरी भूमिका सजेस्ट की गई है वो ये है कि प्रस्तावना, देखिए प्रस्तावना शब्द यहाँ पर भी बार बार यूज हो रहा है, यहाँ पर भी हो रहा है। मैंने क्या बोला कि गणराज्य को जो हम समझाएंगे प्रेम्बल को बैकग्राउंड में रखते हुए, कि ये लगना चाहिए, आप यदि सिर्फ गणराज्य को परिभाषित कर देंगे तो ऐसा लगेगा कि क्योंकि गणराज्य सिर्फ प्रस्तावना में ही नहीं है, आगे के और भी संविधान के भागों में इसकी चर्चा है, तो थोड़ा ये समझ में नहीं आएगा कि आप
ठीक जहाँ से ठीक टॉपिक से जोड़ करके भूमिका नहीं लिख पा रहे हैं। तो प्रस्तावना जब यहाँ पर है कि तो आपको यहाँ यदि बैकग्राउंड में पृष्ठभूमि प्रस्तावना को लेकर चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर भी देखें तो जो दूसरी भूमिका सजेस्ट की जा रही है उसमें क्या है, प्रस्तावना के 4 मूल तत्वों में से, अभी नीचे मैंने पढ़ के दिखाया कि प्रस्तावना के 4 मूल तत्व हैं में से एक तत्व भारत की प्रकृति की विवेचना करता है। मतलब एक तत्व ऐसा है, 4 में से एक तत्व ऐसा है जो भारत की प्रकृति की विवेचना करता है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रकृति को कैसे घोषित किया गया है, गणराज्य के रूप में, पंथनिरपेक्षता, लोकतांत्रिक, समाजवादी, संप्रभुता के रूप में इसकी प्रकृति बताई गई है। कुछ इस संदर्भ में बढ़िया भूमिका आप बना सकते हैं। ठीक है, ओके, एक बार और दिखा देता हूँ आप लोगों को। ये देखिए, भारत की प्रकृति यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवादी, पंथ धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ओके, चलिए अब इसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखें, तो यहाँ पर गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है, तो इसके साथ जुड़े विशेषण कौन कौन से हैं? संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक है। 4 हो गए। और साथ ही साथ आपने गणतांत्रिक, ये गणतंत्र को, गणराज्य को परिभाषित कर ही दिया है। मतलब कुल मिलाकर के हम 4 से 5 जो विशेषता ये हैं, गणराज्य के विशेषण 4 हैं, तो इन चारों के साथ साथ लास्ट में गणराज्य को भी परिभाषित कर देंगे। देखिए ज़रा, समझेंगे आप। हेडिंग कैसे डालना है, गणराज्य से जुड़े विशेषण, इस तरह से। कुछ लोग की कॉपियों में देखता हूँ कि बहुत लंबी हेडिंग हो जाती है। हेडिंग का मतलब ही है कि आप मैक्सिमम और कितना कम शब्दों में हेडिंग डाल सकते। 4 शब्द भी बहुत हो गया एक तरह से, तो मैक्सिमम 4 से तो बिल्कुल मत आगे जाइए। और इसके बाद अब देखिए किस तरह से पूरा का पूरा उत्तर का प्रेजेंटेशन देखिए आप। ये जो यहाँ पर एक लाइन खींची हुई होती है ना, जो आंसर लिखने की सीट होती है, आप उस इधर बिल्कुल भी ना लिखें जो लाइन खींची हुई रहती है, नहीं नंबर आपके माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, नंबर माइनस हो जाएंगे। कई लोगों की कॉपी में जय श्री राम, जय विंध्यवासिनी जैसे मतलब ये नाम होते हैं। आस्था आपकी बहुत अच्छी बात है, आस्था होनी चाहिए, एक अलग ही मतलब हिम्मत मिलती है उस सब चीज़ से। लेकिन डियर आप यहाँ आंसर राइटिंग में आप ऐसा करेंगे तो नंबर आपके कट सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। आपको लिखने से ये सब चीज़ों से बचना है। और ये जो लाइन खींची गई है इसके इधर बिल्कुल मत जाइएगा, ठीक है। दोनों साइड लाइन खींची हुई रहती है। अभी वो सीट, आंसर सीट मेरे पास अभी मैंने उसको बनाया नहीं है, बना लूँगा तो वो भी दिखा दूँगा कि कैसे आंसर इस लाइन के उधर होकर के नहीं लिखना होता है। प्रेजेंटेशन देखें तो बहुत आपको अच्छा रखना होता है, मतलब एक तरह से प्रेजेंटेशन जितना सुंदर प्रस्तुतिकरण होगा उतने नंबर आपके बूम कर जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले गणराज्य से जुड़े विशेषण में मैंने पंथ निरपेक्षता को परिभाषित किया है, क्योंकि क्या पूछा था कि गणराज्य के साथ जुड़े प्रत्येक विशेषण पर चर्चा कीजिए। तो प्रत्येक विशेषण पंथ निरपेक्षता हो गया, लोकतांत्रिक हो गया, समाजवादी हो गया, संप्रभुता हो गया। ठीक है, गणराज्य को यहीं परिभाषित कर दिया गया है। अब देखिए, पंथ निरपेक्षता को कम से कम शब्दों में समझाने की कोशिश की जाएगी। राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, देश में सभी धर्म समान हैं और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, ओके, ये परिभाषा तो आपको पता ही होगी। ठीक है, लोकतांत्रिक की परिभाषा देखें, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वयस्क मताधिकार, भेदभाव का अभाव आदि लोकतांत्रिक शब्दों को परिभाषित करते हैं। यदि किसी भी देश में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है, वयस्क मताधिकार है, भेदभाव का अभाव है आदि ऐसी स्थितियां वहां पर हैं, तो ये लोकतांत्रिक शब्दों को परिभाषित करती हैं। समाजवादी देखें तो उत्पादन के प्रमुख साधनों जैसे पूंजी हो गया, भूमि हो गया इत्यादि पर सार्वजनिक स्वामित्व या फिर वितरण में समतुल सामंजस्य हो तो समाजवाद कहलाता है। संप्रभुता का मतलब होता है भारत अपने आंतरिक और बाह्य मामलों का निस्तारण करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, उसकी निर्णय लेने की जो शक्ति है उस पर किसी का अंकुश नहीं है, तो ये संप्रभुता हो गई। अब देखिए मैंने बताया कि गणराज्य से जुड़े ये 4 विशेषण तो आपने बता दिया, पंथ निरपेक्षता, लोकतांत्रिक, समाजवादी, संप्रभुता। ये उत्तर का मेन पार्ट है, मेन बॉडी है। आपने इंट्रो इधर दिखाया है, ये मेन बॉडी है। मेन बॉडी में मैंने बताया था कि 2 पक्ष होंगे, एक आप विशेषण बताएंगे और दूसरा कि ये कैसे प्रतिरक्षणीय हैं। तो सेकेंड पैरा में एक तरह से आपने ये बता दिया कि गणराज्य से जुड़े विशेषणों को बता दिया। अब ये विशेषण प्रतिरक्षणीय हैं, क्योंकि क्यों है ये बताना है। ठीक है, क्योंकि आप देखें तो प्रश्न में क्या था,
क्या वर्तमान परिस्थितियों में वे प्रतिरक्षणीय हैं? तो बिल्कुल हैं भाई, क्यों नहीं है प्रतिरक्षणीय। तो यहाँ पर आप देखिए एक एक क्रम से उत्तर लिखने का क्रम देखिए कि यहाँ पर सबसे मैंने क्या समझाया है, किस विशेषण को, पंथ निरपेक्षता को ना। तो सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ पर पंथ निरपेक्षता का रखेंगे। फिर इसके बाद लोकतांत्रिक है, तो आप यहाँ दूसरा पॉइंट लोकतांत्रिक वाला बताएंगे कि लोकतांत्रिक क्यों प्रतिरक्षणीय है। फिर आप देखें तो तीसरा क्या है, समाजवाद है। तो यहाँ पर तीसरा मैं जो समझाऊंगा समाजवाद को बताऊंगा कि क्यों प्रतिरक्षणीय है। फिर इसके बाद वैसे ही चौथा देखिए संप्रभुता वाला है, और यहाँ क्या था, संप्रभुता है। फिर इसके बाद एक और लास्ट में मैंने गणराज्य क्यों प्रतिरक्षणीय है इसको बताया है, आपने गणराज्य को भूमिका में परिभाषित कर दिया। तो लिखने का ये भी क्रम ध्यान रखना है जितना, और प्रेजेंटेशन का तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि किस तरह से बताना है। आप देख रहे हैं कि किस तरह से मैंने पॉइंट बढ़िया बनाया है, किस तरह से एक मतलब किस रो में, किस सीक्वेंस में मैंने पूरे आंसर को लिखा है। ये चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे तो नंबर बूस्ट होने के चांसेस हैं। बहुत पहले मैंने ये आंसर लिखा था और मतलब मुझे लगता है कि ये बेस्ट है, और बहुत पहले मैंने लिखा था और वो एक पड़ी हुई थी कॉपी, तो मुझे लगा कि सबसे अच्छा है कि इस पर डिस्कशन कर लूँ, क्योंकि आप लोग तो भेजे नहीं ग्रुप में। तो ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या था, पंथ निरपेक्षता क्यों प्रतिरक्षणीय वो बताना है। अब देखिए भारत में बढ़ रही धार्मिक कट्टरता, सांप्रदायिक दंगे आदि का समन करने के लिए प्रतिरक्षणीय है, क्योंकि धर्म निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता होने के बाद भी आप देख रहे हैं कि धार्मिक कट्टरता भारत में अभी भी देखने को मिल रहा है। उदयपुर की कन्हैयालाल हत्याकांड, फिर इसके बाद सांप्रदायिक दंगे भी, दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना, यदि इन सब का समन करना है, इन पर अंकुश लगाना है, तो पंथ निरपेक्षता का प्रतिरक्षणीय होना, डिफेंडेबल होना बहुत जरूरी है, अभी भी है। ठीक है, तो आप ये देखें कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पर ये रखता है कि किस तरह से मैंने बीच में एक ब्रैकेट में उदाहरण भी दे दिया कि धार्मिक कट्टरता का उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड, सांप्रदायिक दंगों में दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना, राइट। ये क्रम देखिए लिखने का, यही वैल्यू करता है। ये कि नहीं सांप्रदायिक दंगे तो मैंने दिल्ली के जहांगीरपुरी की घटना लिख दी, फिर इसके बाद उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड, नहीं, एक सीक्वेंस में जा रहा है कि धार्मिक कट्टरता को इधर दिखा दिया और सांप्रदायिक, फिर इसके बाद सांप्रदायिक है तो इसके बाद ये घटना को दिखा दिया। इस सीक्वेंस में आप लिखते हैं तो आपके नंबर बढ़ते हैं, विश्वास मानिए। क्योंकि मेरे ख्याल से मैं आज अब तक पता नहीं कितनी लाखों कॉपियाँ कर चुका हूँ, टॉपर्स की भी और मतलब फाउंडेशन बैच की भी, बहुत सारे बच्चों की भी कॉपियाँ बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में चेक करने का अनुभव रहा है। तो लाखों की संख्या में चेक की है कॉपी, तो मुझे अच्छे से पता है कि कहाँ आप लोग से मिस्टेक होती है और कहाँ बताने की ज़रूरत है। फिर इसके बाद पंथ निरपेक्षता के बाद लोकतांत्रिक है। अब लोकतांत्रिक में देखिए कार्यपालिका की तानाशाही, यदि कार्यपालिका की तानाशाही, फिर ब्रैकेट वाला बाद में पढ़ेंगे, कार्यपालिका की तानाशाही, अस्पृश्यता समाप्त करने आदि में लोकतांत्रिक विशेषण प्रतिरक्षणीय है। यदि कहीं पर भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बनाना है तो वहाँ अस्पृश्यता नहीं हो, अस्पृश्यता की समाप्ति होनी चाहिए, कार्यपालिका की तानाशाही नहीं होनी चाहिए। यदि ये सब चीज़ें विद्यमान हैं तो फिर ये हो सकता है कि वहाँ यदि लोकतंत्र है भी तो उस लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए मतलब लोकतंत्र को फिर वहाँ प्रतिरक्षणीय रखना जरूरी है, क्योंकि कार्यपालिका की तानाशाही में ब्रैकेट में देखें तो मैंने लिखा है कि 10 वर्ष में मात्र 3 लोगों को क्षमादान देना, जबकि 400 लोग प्रतिक्षारत हैं। अध्यादेश का दुरुपयोग खूब हुआ है, आप खूब अच्छे से पढ़े होंगे, अध्यादेश का दुरुपयोग हुआ है बहुत ज़्यादा। अस्पृश्यता समाप्त करने, राजस्थान में टीचर द्वारा दलित बच्चे को पीट पीट कर मार देना, मतलब अभी 1-2 साल पहले की घटना है, क्योंकि मैंने पहले भी बता दिया कि आंसर 1-2 साल पहले मैंने लिखा था, साल भर पहले लिखा था। तो दलित बच्चे को, राजस्थान में एक केस आया हुआ था बहुत पहले कि बच्चे ने टीचर्स के शायद जो मटका उटका था उससे पानी पी लिया था, वो बच्चा दलित बच्चा था, और फिर टीचर ने उसको इतना पीटा कि वो बच्चे की डेथ हो गई। तो इस तरह की अस्पृश्यता दिख जाए, वो भी शिक्षण संस्थानों में, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा निंदनीय तो है ही है। तो आदि को लोकतांत्रिक विशेषण प्रतिरक्षणीय है। ये जो एग्जाम्पल आ रहे हैं, जब आप जो करंट अफेयर्स होता है उससे जुड़े रहते हैं तो ये सब चीज़ें आप कर पाते हैं। ठीक है, इस तरह के एग्जाम्पल शामिल करना, ऐड करना हमेशा टीचर नहीं बताएगा,
आपको यहाँ से सीख लेना है, और जब करंट अफेयर्स पढ़ें तो आप वहाँ से इस चीज़ को समझें कि मैं इस टॉपिक को जब भी कहीं पूछा जाता है या इस पॉइंट को मैं कैसे डिलीवर करूँगा, ये अपने माइंड में पहले से सोच लिए। और ऐसे सोचने के लिए आपके पास बहुत सारे पॉइंट होंगे, तो एक बार सोच लीजिए, मत सोचिए कि 100 के 100 पॉइंट आपने आज दिन भर पढ़ा, वो 100 पॉइंट माइंड में चलते रहे, नहीं। आप उसने एक बार पढ़ लिया तो उसको बस रिलैक्स रहिए, जब आंसर लिखने के लिए आएगा वो 100 पॉइंट में से जो पॉइंट ज़रूरी होंगे ऑटोमेटिक आपका माइंड आपको संदेश देगा और आप वहाँ पे लिख देंगे। तो रिलैक्स रहिए, जितना कूल रह के आंसर लिखेंगे उतना अच्छा लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आप देखें समाजवादी है। समाजवादी में मैंने क्या लिखा है कि भारत में, जैसे एक रिपोर्ट मेरे पास करंट अफेयर्स, यहाँ पे करंट से जितना लिंक करके लिखेंगे उतना नंबर मिलेगा। भारत में बढ़ती आर्थिक सामाजिक असमानता, जैसे भारत में शीर्ष 10% आबादी राष्ट्रीय आय का 57% अर्जित करती है। बेरोजगारी दर आज 7.5% से 8.6% बढ़ जाना। आदि के उन्मूलन में, आदि के समाप्ति में समाजवाद प्रतिरक्षणी हो जाता है, डिफेंडेबल हो जाता है। भारत, अब इसके बाद संप्रभुता थी, ठीक है, संप्रभुता को भी बताया था मैंने चौथे पॉइंट में। तो यहाँ चौथा पॉइंट है, भारत किसी देश का उपनिवेश न बने इसलिए संप्रभुता प्रासंगिक है। पहले भी भारत उपनिवेश बन चुका था ब्रिटेन का, तो भारत देश किसी भी देश का उपनिवेश न बने इसलिए आज भी संप्रभुता प्रासंगिक है, डिफेंडेबल है, संप्रभुता होनी चाहिए, इसको बनाए रखना चाहिए देश को। एक प्रश्न अलग आता है कि जैसे WHO में, IMF में के द्वारा भारत आज मतलब उनके हिसाब से चल रहा है, तो कई लोग कहते हैं कि क्या ये संप्रभुता पे खतरा मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें भी ये कहा जाता है कि भारत अपनी आवश्यकता अनुसार उनसे जुड़ा हुआ है, उन संगठनों से, जब चाहेगा निकल भी सकता है, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। फिर इसके बाद गणराज्य को देखिए, अब 5वां पॉइंट, गणराज्य को भी बता देते हैं भाई, ये भी डिफेंडेबल है। क्यों है? भारत देश की भाषाई धार्मिक विविधता के कारण गणराज्य सिद्धांत प्रतिरक्षणी है। क्यों है? क्योंकि मान लीजिए यदि गणराज्य का अभाव होगा, कि वंशानुगत पद हो जाएंगे, जो राज्य के प्रमुख है वंशानुगत हो जाएगा। ब्रिटेन में तो हालांकि वंशानुगत है, लेकिन वहाँ पर उसके पास बहुत ज़्यादा शक्ति नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि अमेरिका में तो है ही है, राष्ट्रपति के पास बहुत ज़्यादा शक्ति, और यही पद वंशानुगत हो जाए, तो आप सोचिए कि यदि कोई इसके गणराज्य शब्द ना हो और बाद में कोई राज्य का प्रमुख गद्दी पर बैठ जाए, सत्ता में आ जाए, और वो कट्टर हो, उसके अंदर किसी धर्म विशेष के प्रति मतलब उसके अंदर धार्मिक कट्टरता हो, तो हो सकता है कि दूसरे धर्मों को क्षति पहुंच सकती है। तो यहाँ पर मैंने वही लिखा है, क्योंकि यदि गणराज्य के अभाव में कोई विशेष धर्म का कट्टर व्यक्ति सत्ता प्राप्त कर सकता है, जिससे हटाना फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, उसके अभाव में। अब आती है निष्कर्ष की बारी। आपने प्रतिरक्षणी है बता दिया, राइट। अब यहाँ पर निष्कर्ष कंक्लूजन लिखने की कहीं से गुंजाइश ही नहीं बच रही है, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि गणराज्य से जुड़े विशेषण और वो डिफेंडेबल हैं, आपने बता दिया भाई डिफेंडेबल हैं। फिर लेकिन इसके बाद भी यदि आप यहाँ भी उत्तर समाप्त कर दे रहे हैं, यहाँ पे भी, फिर भी आपको नंबर अच्छे मिल जाएंगे। मतलब 10 में से हो सकता है कि 5.5 मिल जाए या 5 मिल जाए, राइट। लेकिन जैसे ही आप इस निष्कर्ष को भी थोड़ा सोचते हैं, इसलिए कह रहा हूँ कि आंसर राइटिंग खूब करिए, जितना करेंगे उतना बेहतर की स्थिति में होंगे। जैसे आगे मैंने क्या लिखा है कि वैसे एक स्वस्थ लोकतंत्र के संचालन के लिए गणराज्य से जुड़े सभी विशेषण सदैव प्रतिरक्षणी होने चाहिए। मैं बाद में ये जोर भी दे रहा हूँ कि एक बेहतर लोकतंत्र के संचालन के लिए गणराज्य से जुड़े सभी विशेषण सदैव प्रतिरक्षणी होने चाहिए। इस पर तो क्वेश्चन ही नहीं उठना चाहिए। मतलब मैं ये निष्कर्ष में बताना चाह रहा हूँ कि इस पर तो प्रश्न ही नहीं उठना चाहिए कि प्रतिरक्षणी होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए, ये मैं बोल रहा हूँ। मतलब इस तरह से निष्कर्ष लिख रहा हूँ। फिर आगे इसी के तो महत्व को देखते हुए भारतीय न्यायपालिका ने इन विशेषणों को आधारभूत ढांचा घोषित किया है। अब मैंने अपनी इस बातों को किसके आधार पर ज़्यादा वैल्यू दे दिया, महत्व दे दिया, कि एग्जामिनर चेक करने वाला भी ये नहीं कह सकता अच्छा तुम्हें बहुत ज्ञान है, प्रतिरक्षणी होनी चाहिए। ये आप नहीं कह रहे हैं, न्यायपालिका ही कह रही है, राइट। भारतीय न्यायपालिका ने ही विशेषणों को आधारभूत ढांचा घोषित किया है। समझ रहे हैं? जब आधारभूत ढांचा घोषित किया है तो समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं ये गणराज्य से जुड़े विशेषण। उम्मीद है कि आप लोगों ने बहुत अच्छा सीखा होगा यहाँ पे आज के इस लेक्चर से। कमेंट करके बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, और
फिर से मैं एक चीज़ को यही बोलूँगा कि हाँ, एक बात का ध्यान रखिएगा, निष्कर्ष भी जब भी आप लिखें तो शुरू के 10 से 15% स्थानों को ज़रूर छोड़ दिया करें डियर। एक पैरा को ख़त्म करें, दूसरे को शुरू करें तो 10 से 15% स्थानों को ज़रूर छोड़ दें, लगे कि आप पैराग्राफ को चेंज कर रहे हैं। उत्तर को ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट वाइज में ही लिखें। पैराग्राफ, कई सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें पॉइंट बना ही नहीं सकते, उनको विश्लेषण ही करना होगा, विश्लेषण के ही आधार पर समझाना होगा, लेकिन अधिकांश आंसर आप पॉइंट में लिख करके दे सकते हैं। आपका टाइमिंग बचेगा और निश्चित समय में आप अपना आंसर लिख पाएंगे। तो इस तरह से आप कुछ करिए। मैं इसका PDF आप लोग बोलेंगे तो शेयर करूँगा, नहीं बोलेंगे तो फिर छोड़ता हूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी आंसर राइटिंग सीरीज़ के साथ साथ, जो और ये जनरल हिंदी का चल रहा है लेक्चर, वो सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।